नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत में पल्मोनरी टीबी के जोखिम का सामना कर रही पारिवारिक आबादी की संख्या सबसे ज्यादा है। उड़ान के दौरान वायुयानों में वाईफाई सेवा की अनुमति मिलने के 3 वर्ष के बाद भी इसका अभी तक व्यापक प्रचलन नहीं हो सका है। लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण होगा। वर्ष 1952 से विलुप्त घोषित होने के बाद भारत में चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का डेटा महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत में फुफ्फुसीय तपेदिक यानी पल्मोनरी टीबी के जोखिम का सामना कर रही पारिवारिक आबादी की संख्या सबसे ज्यादा है। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पल्मोनरी टीबी के जोखिम का सामना कर रही पारिवारिक आबादी की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट के कई प्रमुख निष्कर्ष हैं। इसमें कहा गया है कि टीबी के कुल वैश्विक मामलों का सर्वाधिक हिस्सा भारत में है, जो कि 30% है। इसके बाद पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और फिलीपींस का स्थान है। इस रोग के उच्च बोझ वाले 20 देशों में 38 मिलियन परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति फुफ्फुसीय तपेदिक से ग्रसित है। पल्मोनरी टीबी से पीड़ित व्यक्ति के परिवार में बच्चे टीबी के प्रति सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। ये रोग बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। ये अधिकतर फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने या थूकने से फैलता है। साधारण तौर पर ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के नाम से जाना जाता है। दवा प्रतिरोधी टीबी विश्व भर में रोगाणुरोधी प्रतिरोध में एक प्रमुख योगदान करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। भारत में टीबी के नियंत्रण के लिए अब तक कई प्रयास किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 2030 तक टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पहले वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा निक्षय पोर्टल का आरंभ किया गया है। ये टीबी रोगियों की नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑनलाइन अधिसूचना के तहत निगरानी पोर्टल स्थापित किया गया है। साथ ही टीबी रोगियों को उनके पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय पोषण योजना का क्रियान्वयन जारी है। MDR यानी बहु औषधि प्रतिरोधक तपेदिक। ये टीबी नोड्स कम से कम आरंभिक दवाओं यानी आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि व्यापक रूप से औषधि प्रतिरोधी तपेदिक यानी XDR टीबी आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन के साथ किसी भी फ्लोरोक्विनोलोन और 3 इंजेक्शन योग्य दूसरी पंक्ति की दवाओं में से कम एक के लिए प्रतिरोधी होती हैं। वहीं TDR टीबी यानी पूर्णतया औषधि प्रतिरोधी तपेदिक पहली और दूसरी पंक्ति की सभी टीबी रोधी दवाओं के लिए प्रतिरोधक होती हैं। अगली खबर दूर संचार क्षेत्र से। उड़ान के दौरान वायुयानों में वाईफाई की सेवा अनुमति मिलने के 3 वर्ष बाद भी इसका अभी तक व्यापक प्रचलन नहीं हो सका है। आपको बता दें कि दूरसंचार आयोग ने वर्ष 2018 में भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान के दौरान यानी इन फ्लाइट विमान में इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल संचार की अनुमति प्रदान कर दी थी। व्यापक तौर पर इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सिस्टम 2 प्रकार की तकनीकों का उपयोग करते हैं, एयर टू ग्राउंड वाईफाई और सैटेलाइट वाईफाई। वर्ष 2035 तक इन फ्लाइट वाईफाई उद्योग का मूल्य $30 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। ये अनुमति 2 शर्तों के अधीन प्रदान की गई थी। इसमें कहा गया था कि सुरक्षा कारणों से विमान के मुख्य कप्तान के पास इस सेवा को चालू या बंद करने का अधिकार होगा। नागर विमानन महानिदेशालय उन योजनाओं को प्रमाणित करेगा जो इस सेवा की आपूर्ति करने की इच्छुक हैं। हालांकि इसकी विफलता के कई कारण रहे, जैसे कि वाईफाई के लिए एंटीना की रेट्रोफिटिंग ज्यादा महंगी है। इसके अलावा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में वाईफाई प्रणाली की लागत को ग्राहकों पर भारित करना कठिन है। साथ ही कोविड-19 के कारण भी यात्रियों द्वारा इसकी कम मांग की गई है। वाईफाई से मतलब है वायरलेस विश्वस्तता। ये एक रेडियो ट्रांसमिशन तकनीक है और मानकों के एक समुच्चय पर आधारित है। ये कई प्रकार के डिजिटल उपकरणों, एक्सेस पॉइंट्स और हार्डवेयर के बीच उच्च गति एवं सुरक्षित संचार की अनुमति प्रदान करती है। एक मानक वाईफाई नेटवर्क की सामान्य रेंज मुक्त वायु में 100 मीटर तक हो सकती है। वायुयान पर वाईफाई 2 तरीके से कार्य करता है।
सैटेलाइट आधारित, जिसमें कि वैश्विक रूप से हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वायुयान से डेटा भेजा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरी है एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी। इसके तहत डेटा वायुयान और स्थल के बीच भेजा और प्राप्त किया जाता है। ये केवल स्थल पर कार्य करता है और स्ट्रीमिंग सेवा का प्रबंधन नहीं कर सकता है। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। जल्द ही बेंगलुरु में लिथियम आयन बैटरी के लिए एक फैब्रिकेशन प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इस लैब के लिए इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI ने तकनीकी हस्तांतरण और कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए एक निजी फर्म के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य लिथियम आयन प्रौद्योगिकी के उन्नयन और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है जो आमतौर पर भारत में नहीं पाया जाता है। भारत वर्तमान में अपनी सभी लिथियम आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है। आपको बता दें कि चीन, हांगकांग और वियतनाम इसके आयात के प्रमुख स्रोत हैं। लिथियम आयन बैटरी एक तरह की रिचार्जेबल बैटरी होती है। ये ऋणात्मक यानी एनोड और धनात्मक यानी कैथोड इलेक्ट्रोड्स के बीच गतिमान लिथियम आयनों द्वारा चार्ज और डिस्चार्ज होती है। इसके अनुप्रयोगों में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन एवं पर्सनल कंप्यूटर, औद्योगिक रोबोट, उत्पादन उपकरण और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। अन्य बैटरियों की तुलना में लिथियम आयन बैटरी के लाभों में उच्च ऊर्जा घनत्व, उच्च वोल्टेज, उपयोग की दीर्घ अवधि, कम सेल्फ डिस्चार्ज दर, कम रखरखाव लागत आदि शामिल है। ये पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि इनमें विषाक्त पदार्थ कैडमियम नहीं होता है। हालांकि इसकी कई हानियां भी हैं, जैसे कि इसके उपयोग के दौरान ये ज्यादा गर्म हो जाती है, उच्च वोल्टेज पर क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है और अन्य बैटरियों की तुलना में इसकी कीमत अधिक होती है। आइए अब आपको बताते हैं कि लिथियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। लिथियम की खोज सबसे पहले पेटालाइट खनिज में की गई थी। लेपिडोलाइट और स्पोड्यूमिन अन्य सामान्य खनिज हैं जिनमें लिथियम पाया जाता है। लिथियम का निष्कर्षण कई तरीकों से संभव है, जैसे कि प्राथमिक संसाधनों जैसे अयस्कों या खनिजों जिनमें कि स्पोड्यूमिन, पेटालाइट और लेपिडोलाइट शामिल हैं। इसके अलावा एसिड, एल्कलाइन एवं क्लोरीनीकरण प्रक्रियाओं द्वारा लवणीय जल से अवशोषण या अवक्षेपण और आयन विनिमय प्रक्रियाओं द्वारा भी लिथियम का निष्कर्षण किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी से लिथियम की पुनर्प्राप्ति जैसी औद्योगिक प्रक्रियाओं सहित द्वितीयक संसाधन भी प्राप्त होते हैं। आइए बात करते हैं जैव विविधता की। वर्ष 1952 में विलुप्त घोषित होने के बाद भारत में चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अगले वर्ष 13 चीते अधिवासित किए जाएंगे। यहाँ चीतों का तेंदुओं के साथ सह अस्तित्व संभव है और ये विश्व में पहली बार हो रहा है कि एक बड़े मांसाहारी को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने चीते के पुनर्वास के लिए कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी पहचान की थी। ये राष्ट्रीय उद्यान कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि श्योपुर और शिवपुरी वनभूमि का भाग है। यहाँ पर अनुकूल अधिवास और शिकार की बहुतायत होने की वजह से इसे चीते के लिए एक उपयुक्त स्थान माना गया था। चीते के पुनर्वास का काफी महत्व होगा क्योंकि ये स्थानांतरण इस बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा कि पशु पूर्णतः नए परिदृश्य में कैसे अधिवासित होते हैं। एक फ्लैगशिप प्रजाति होने की वजह से चीते का संरक्षण घास भूमि और इसके बायोम और पर्यावरण स्थल को पुनर्जीवित करेगा। फ्लैगशिप प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जिनके संरक्षण को अन्य जीवों के संरक्षण के साथ सकारात्मक रूप से सह संबंधित माना जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित जीवों की सर्वाधिक संख्या घास भूमियों में ही अधिवासित है। इसके बावजूद घास भूमियां देश में एक अत्यधिक उपेक्षित पर्यावास है। चीतों के पुनर्वास से क्षेत्र के पर्यटन, रोजगार आदि को प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि चीते के पुनर्वास के समक्ष कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, क्योंकि चीता बड़ी बिल्ली परिवार में सबसे छोटा सदस्य होने की वजह से अधिकतर अपने शिकार को बड़ी प्रजातियों से बचाने में विफल रहता है। इसकी वजह से ये भूख से मरने के लिए कई बार सुभेद्य होते हैं। इनमें वायरल रोगों के संचरण की संभावना भी विद्यमान है, जिससे इन आयातित पशुओं की मृत्यु हो सकती है। IUCN की सूची में अफ्रीकी चीते को वल्नरेबल और एशियाई चीते को क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। अफ्रीकी चीते की तुलना में एशियाई चीता बहुत मजबूत और फुर्तीला होता है। एशियाई चीता केवल ईरान में पाया जाता है, जबकि अफ्रीकी चीता अफ्रीका के वनों में पाया जाता है। एशियाई चीतों की संख्या अब 50 से 70 ही बची हुई है। चीतों को जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती है और वे शुष्क वनों, घास भूमियों,
खुले मैदानों और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का डेटा महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR पहली बार प्रतिस्थापन दर यानी 2.1 से नीचे गिरकर 2.0 हो गई है। TFR प्रति महिला पर बच्चों की औसत संख्या है। परिवार नियोजन के लिए आधुनिक गर्भ निरोधकों का उपयोग 47.8% से बढ़कर 56.5% हो गया है। साथ ही परिवार नियोजन NFHS 4 के 53.5% से सुधरकर 66.7% हो गया है। यानी कि बीते दिनों में दंपतियों द्वारा परिवार नियोजन के लिए कोई न कोई विकल्प अवश्य अपनाया गया है। इसके अलावा अखिल भारतीय स्तर पर संस्थागत प्रसव NFHS 4 के 79% से बढ़कर 89% हो गया है। यानी इसमें 10% का इजाफा हुआ है। वहीं 20 से 24 वर्ष आयु की महिलाओं में 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह का प्रतिशत 26.8% से सुधरकर 23.3% हो गया है। वर्ष 1994 में जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICPD ने प्रजनन स्वास्थ्य को परिभाषित किया था। इस परिभाषा में परिवार के आकार और विवाह के सही समय पर निर्णय लेने सहित स्वैच्छिक और सुरक्षित यौन और प्रजनन विकल्पों को बढ़ावा देने संबंधी दृष्टिकोणों को शामिल किया गया था। प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 परिवार नियोजन सेवा वितरण में स्वैच्छिक और सूचित विकल्प और लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण की निरंतरता को बढ़ावा देती है। जननी सुरक्षा योजना जैसी लाभार्थियों को सशर्त नकद हस्तांतरण योजनाएं और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आदि सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 यानी MTPA के माध्यम से सुरक्षित गर्भपात प्रथाओं तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। हालांकि प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि जागरूकता और शिक्षा की कमी, बाल विवाह, महिलाओं की वित्तीय निर्भरता, आधुनिक गर्भ निरोधकों तक पहुंच संबंधी चुनौती और अवैध गर्भपात। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी गर्भ निरोधक और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के बारे में निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करती है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। गुड समैरिटन यानी नेक व्यक्ति योजना। कई राज्यों ने अभी तक गुड समैरिटन योजना लागू नहीं की है। गुड समैरिटन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो सड़क दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाकर उसका जीवन बचाता है, उसे 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। गुड समैरिटन को किसी भी नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई है। गुड समैरिटन अस्पताल या कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष अपने नाम को प्रकट नहीं करने के लिए स्वतंत्र है। इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों को इसका पर्याप्त प्रचार करना चाहिए। मॉडल रिटेल आउटलेट योजना। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने संयुक्त रूप से MROS को लॉन्च किया है। इस योजना में देश भर में 70,000 से अधिक खुदरा दुकानों की एक गहन 5 स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल है। ये मूल्यांकन मुख्य सेवा और सुविधा मापदंडों के साथ साथ ग्राहक सुविधाओं के मानकों पर आधारित है, जैसे कि स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर शौचालय आदि। इसके तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आउटलेट्स को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने एक विशिष्ट रियल टाइम डिजिटल ग्राहक फीडबैक कार्यक्रम दर्पण एट पेट्रोल पंप भी लॉन्च किया है। स्थानिक पश्चिमी घाट फ्लाई कैचर। काले और नारंगी फ्लाई कैचर तथा नीलगिरी फ्लाई कैचर पश्चिमी घाटों के लिए स्थानिक पक्षी हैं। केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक इनके विचरण क्षेत्र में लगभग 31 से 46% तक की कमी हो सकती है। पश्चिमी घाट में जैविक विविधता और स्थानिकता का असाधारण रूप से एक उच्च स्तर विद्यमान है। इसे जैव विविधता के विश्व के 8 सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट्स में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके 16 वन अधिवास क्षेत्र विभिन्न मानव जनित गतिविधियों और आक्रामक पादपों की प्रजातियों के कारण खतरे में हैं। टाइप 1 मधुमेह। टाइप 1 मधुमेह के लिए स्टेम सेल आधारित उपचार एक आशाजनक परिणाम प्रदान करता है। टाइप 1 मधुमेह को किशोर मधुमेह या इंसुलिन निर्भर मधुमेह के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसी चिरकालिक स्थिति है जिसमें अग्नाशय बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन सृजित नहीं करता है।
इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि चीनी यानी ग्लूकोज को ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिकाओं में प्रवेश करने देता है। आनुवांशिकी और कुछ वायरस सहित विभिन्न कारक टाइप 1 मधुमेह में योगदान कर सकते हैं। हालांकि टाइप 1 मधुमेह आमतौर पर बाल्यावस्था या किशोरावस्था के दौरान दिखाई देता है, लेकिन ये वयस्कों में भी विकसित हो सकता है। अब तक टाइप 1 मधुमेह का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन BBV 154। भारत बायोटेक ने इंट्रानेजल यानी कि नाक के जरिए दी जाने वाली कोविड वैक्सीन BBV 154 के दूसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है। ये एक नोवल एडेनोवायरस वाहक वैक्सीन है। इस वैक्सीन के कई लाभ होंगे। अन्य टीके केवल एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं, लेकिन इंट्रानेजल वैक्सीन एंटीबॉडी का उत्पादन करने के साथ साथ संक्रमण के जोखिम को भी कम करती है। इसका वितरण आसान है। इसमें सिरिंज और सुई की आवश्यकता नहीं होती है। ये अतिरिक्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सहायक होता है। ये रक्त में प्रतिरक्षा के अलावा ये नाक और मुंह तथा फेफड़ों के ऊतकों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की प्रतिरक्षा को भी सक्रिय करता है। इसकी बेहद कम मात्रा यानी कि 0.1 मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। उत्तरी पेरू में भूकंप के झटके अनुभव किए गए। पेरू पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा है। ये इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया और चिली के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। यहाँ एंडीज पर्वत, टिटिकाका झील और ठंडी पेरू जलधारा है, जहाँ से अल नीनो की अवधारणा की शुरुआत हुई। इसका उत्तरी सिरा लगभग भूमध्य रेखा को स्पर्श करता है। विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन अमेज़न पेरू के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। इंग्लिश चैनल उपद्वीप ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी तट और फ्रांस के उत्तरी तट के मध्य स्थित है। उत्तर में ये डोवर जलडमरू मध्य द्वारा उत्तरी सागर से अलग होता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इंग्लिश चैनल की जलवायु समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है। यहाँ ग्रीष्मकाल गर्म और शीतकाल ठंडा होता है। वैश्विक समुद्री व्यापार का 20% तक इंग्लिश चैनल के माध्यम से होता है। ये अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।